फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस के बारे में। मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का क्या प्रोविज़न दिया गया है उसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। मेंटेनेंस टू वाइफ एंड अदर्स। ए मुस्लिम हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ of a valid marriage and not to wife of a void or irregular marriage except when the marriage is for the want of witnesses। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि राइट ऑफ डाइवोर्स विमेन टू क्लेम मेंटेनेंस। अब वो जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है, अगर कोई डाइवोर्स्ड विमेन है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न होगा वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई जो मुस्लिम हस्बैंड है, यानी एक मुस्लिम हस्बैंड जो है वो बाउंड होता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए वो बाउंड होता है। बट वो जो वाइफ जो है वो वैलिड मैरिज से होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसकी जो हस्बैंड और वाइफ के बीच जो रिलेशन है तो वहाँ पे वैलिड मैरिज होना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई ये जो इरेगुलर या वॉइड मैरिज जो है वो नहीं। अगर कोई इरेगुलर या वॉइड मैरिज है तो उस केस में हस्बैंड बाउंड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि मैरिज जो है वो वैलिड है तो वहाँ पे वाइफ जो है हस्बैंड को क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक मुस्लिम हस्बैंड जो है वो बाउंड है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, बट वो वैलिड मैरिज होना चाहिए, ना कि वॉइड या इरेगुलर, एक्सेप्ट उस विवाह के लिए जिसमें सफिशिएंट विटनेस नहीं होने की वजह से इरेगुलर मैरिज हुआ हो। ठीक है, सिर्फ वो एक्सेप्शन है, बाकी सब में वॉइड मतलब उसमें नहीं होगा मेंटेनेंस, सिर्फ वैलिड मैरिज में होगा। ठीक है, if it is immaterial whether the wife is rich or poor, Muslim or non-Muslim, or that the husband is without any means। यानी पत्नी के मेंटेनेंस का अधिकार पति के विरुद्ध एक ऋण की तरह है। वाइफ्स राइट ऑफ मेंटेनेंस इज अ डेब्ट अगेंस्ट द हस्बैंड। एक वाइफ अपने मेंटेनेंस के राइट को सिर्फ इस वजह से नहीं खो सकती कि पति की गलती के कारण विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता। When the marriage cannot be consummated owing to husband's fault, okay? The wife could also claim future maintenance on account of a pre or anti-nuptial agreement, such as suitable maintenance in the event of ill treatment। इस वजह से समझौते के तहत खर्च ए पांडन, गुजारा या मेवाखोरी जैसे विशेष भत्ते यानी कि स्पेशल अलाउंसेस की भी हकदार है। अंडर मुस्लिम लॉ वाइफ के अलावा किसी भी रिश्तेदार द्वारा मेंटेनेंस के अरियर का दावा नहीं किया जा सकता। इवन पत्नी के पास मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वह राइट ऑफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि विधवा यानी विडो के होने पर उसी पत्नी को इद्दत के दौरान किसी भी तरह के मेंटेनेंस का राइट नहीं है। रीज़न इज डैट कि वह विरासत की हकदार है। सी इज़ इंटाइटल टू इनहेरिटेंस। और यह ऐसे अभी नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है, आगे डिस्कस करेंगे। और यह जो इनहेरिटेंस है उसे मेंटेनेंस के बदले में दिया जा रहा है। ओके, अब देखिए और भी यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शन 125 क्लॉज 1 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये हमें बताता है कि if any person having sufficient means to neglect or refuse to maintain his wife, unable to maintain herself, then he can be asked by the court to pay a monthly maintenance to her at the rate not exceeding 500 rupees। तो क्या समझे आप लोग? देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125(1) में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है फिर भी अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करने से मना कर देता है, एंड उसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट हस्बैंड को मंथली मेंटेनेंस के लिए कह सकता है जिसका रेट 500 रुपये से कम नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 500 रुपीज़ देना ही होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक केस था, रुकिए, एक केस है शाहबानो बेगम केस, और ये केस आया था। इस केस से पहले, ठीक है, ये जो केस है शाहबानो केस, इस केस से पहले एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन जो है, मुस्लिम वाइफ, इद्दत पीरियड समाप्त होने के बाद अपने हस्बैंड से किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं थी। बट इस केस ने बहुत कुछ बदलाव आया है इस केस के बाद, ठीक है, इस केस का कंक्लूजन निकालने में। तो पहले हमें इस केस का फैक्ट जानना चाहिए कि फैक्ट क्या है इस केस का। तो फैक्ट जो है, फैक्ट है कि हाँ देखिए यहाँ आपको स्क्रीन पे आ गया, मोहम्मद अहमद खान। देखिए मोहम्मद अहमद खान जो था वो वकील थे। मोहम्मद अहमद खान एक वकील थे एंड जिसकी शादी 1932 में शाहबानो बेगम के साथ हुई। शाहबानो बेगम आप लोग की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मोहम्मद अहमद खान की शादी शाहबानो बेगम के साथ 1932 में हुई। इस शादी से 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। बट 1975 में जब शाहबानो बेगम की उम्र 62 वर्ष की थी, उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था। ठीक है, इतना ही नहीं, सिर्फ निकाला ही नहीं, बल्कि हस्बैंड ने 6 नवंबर 1978 को इररिवोकेबल ट्रिपल तलाक दे दिया शाहबानो बेगम को। एंड इस तरह से हस्बैंड पहले जो भी मेंटेनेंस दे रहा था उसे भी बंद कर दिया। ठीक है, तो ये रहा फैक्ट। उसी टाइम में पार्लियामेंट ने भी एक एक्ट पास किया, एक पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, और वो एक्ट था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ठीक है, ये एक्ट है, आप लोग देख लीजिए। और इस एक्ट के इनेक्टमेंट के साथ ही एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ को नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रदान की गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए डाइवोर्स्ड वुमेन इज इंटाइटल्ड टू हैव अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड हु हैविंग, यहाँ आप लोग को आ गया हो, हु हैविंग सफिशिएंट मीन्स। ओके, देखिए इसमें क्या बताया गया, इस एक्ट में कुछ कुछ प्रोविजन सब भी आया। तो वो प्रोविजन है कि हस्बैंड जो है, हस्बैंड इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस देगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक हस्बैंड का दायित्व जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, वो अपनी वाइफ के लिए इद्दत पीरियड तक ही सीमित है। बट इद्दत पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी, इनफैक्ट इद्दत पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद भी हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है। ठीक है, जब तक कि वाइफ रीमैरिज नहीं कर लेती, यानी कि उस डाइवोर्स्ड वुमेन का पुनर्विवाह ना हो जाए, तब तक उसका हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस देगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हस्बैंड अपनी डाइवोर्स्ड वाइफ को, अगर हस्बैंड अपनी डाइवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है, ठीक है, तो वह रिश्तेदार से दावा कर सकती है, रिलेटिव्स को बोल सकती है, यानी उस महिला, देखिए रिलेटिव्स से भी वो दावा कर सकती है, यानी उस महिला की मृत्यु के बाद जो उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उसे मेंटेनेंस के लिए वह कह सकती है। जो उसकी प्रॉपर्टी को, यानी उस वाइफ, जो हस्बैंड का जो डाइवोर्स्ड वाइफ है, उसका जो प्रॉपर्टी, उसके वाइफ के नाम से जो प्रॉपर्टी है, वो जो इनहेरिट करेगा उस रिलेटिव को भी वो कह सकती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अगर रिश्तेदार भी फेल है, मान लीजिए ये भी नहीं कर पाए, ठीक है, अगर ये भी मेंटेन नहीं किए, तो देन क्या होगा कि मेंटेनेंस देने के लिए, मेंटेनेंस देने में स्टेट वक्फ बोर्ड, ये जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड देगा, यानी कि स्टेट वक्फ बोर्ड मेंटेनेंस देगा उस डाइवोर्स्ड वाइफ को, डाइवोर्स्ड वुमेन को। ठीक है, अब देखिए, अब बात निकल के आती है, अगर मान लीजिए उस डाइवोर्स्ड वाइफ जो है, उसकी कोई बच्चे हैं, उसके कोई बेटा बेटी कोई भी है जो बड़े हैं, ठीक है, अगर उस महिला को बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में अदालत ऐसे बच्चों को उसके मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकती है। और यदि उस महिला के बच्चे भी, उस महिला के जो बच्चे हैं
वो भी ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो फिर उसके माता पिता उसके मेंटेनेंस का भुगतान, उसके कोर्ट जो है वो उसके माता पिता को उसके मेंटेनेंस का भुगतान करने का आदेश देगी। यानी उस जो डाइवोर्स्ड वीमेन है उसको, अब सबसे लास्ट में कौन आए, पेरेंट्स, उसको मेंटेनेंस करेंगे। यानी कि कोर्ट जो है सबसे पहले बोलेंगे कि चाइल्ड को ये जो 3 सिचुएशन है इसके बाद, अगर मान लीजिए इनके अलावा ये अलग सिचुएशन है और ये अलग सिचुएशन है, अगर उसके कोई बच्चे हैं, चाइल्ड हैं और एबल हैं, कर सकते हैं, तब तो वही करेगा, फिक्स हो गया। अगर वो भी बहुत छोटे छोटे हैं तो वो तो नहीं कर पाएंगे, 2 साल के 3 साल के, तो उसके बाद कोर्ट जो है वो उसके पेरेंट्स को बोलेंगे मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई। अब इससे रिलेटेड सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न दिया गया है मेंटेनेंस से, वो देखते हैं। Parties have an option to proceed under section 125 to 128 CRPC or under this act. Okay, there is no provision in the act which nullifies the order passed under the section 125 of CRPC. It may be noted that section 125 of CRPC defines wife as to include a divorced woman. Okay, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि सेक्शन 125 से 128 तक के बीच में सीआरपीसी का जो सेक्शन है 125 से 128 तक, या फिर इस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट, अभी जो एक्ट बताए हैं, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, उस एक्ट के तहत, इन दोनों एक्ट का कंपैरिजन करके बता रहा है कि इन दोनों एक्ट के तहत पार्टीज़ को प्रोसीड करने का ऑप्शन है, यानी आगे बढ़ने का ऑप्शन है। ओके, इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है जो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेशों को रद्द कर दे। यह ध्यान देने वाली बात है कि सीआरपीसी में वाइफ को डिफाइन किया गया है, जिसमें डाइवोर्स्ड विमेन भी शामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ ही आएगी, डाइवोर्स विमेन भी उस कैटेगरी में आएगी। ओके, अब एक और बात, कोर्ट का क्या डिसीजन था, तो देखिए शाहबानो केस में कोर्ट के द्वारा महर के कंसेप्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इंटरप्रेट किया गया, बट डाइवोर्स पर पेएबल सम के रूप में व्याख्या नहीं किया गया। एंड यह माना गया कि महर सीआरपीसी के 127 सेक्शन 127 के दायरे में नहीं आता। सेक्शन 127 क्या है अब, तो सेक्शन 127 के तहत यदि कोर्ट सेटिस्फाई है कि वाइफ ने हस्बैंड से कोई भी ऐसी राशि प्राप्त की है, यानी ऑब्टेन की है कोई भी ऐसी राशि जो किसी भी प्रथागत या पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर दे थी, विच इज़ अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ वॉज पेएबल ऑन डाइवोर्स, तो मेंटेनेंस में एक शुल्क लगाया जा सकता है जिसमें वाइफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत दावा करने की हकदार है। ए चार्ज कैन बी मेड इन द मेंटेनेंस विच द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू क्लेम अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ओके, अब देखिए ये सब बात हो गया। अब हम लोग जानेंगे चिल्ड्रन से रिलेटेड। यहाँ तक क्या देखें हम लोग, वाइफ का क्या प्रोविज़न है वाइफ के मेंटेनेंस के लिए। अगर कोई वाइफ है जिसको डाइवोर्स दे दिया गया तो उसको आगे के लिए मेंटेनेंस के लिए क्या क्या प्रोविज़न है मुस्लिम लॉ में, वो देखें। फिर सीआरपीसी में क्या है, एक केस था शाहबानो केस, उसमें क्या डिसीजन आया कोर्ट का वो भी देखें। फिर पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया वो भी देखें हम लोग। अब हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस टू चिल्ड्रेन एंड पेरेंट के केस में क्या आया। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, द हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू पे मेंटेनेंस टू द चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि इस एक्ट के तहत हस्बैंड अपने बच्चों को जन्म से 2 साल तक की अवधि तक मेंटेनेंस का भुगतान करेगा।
ठीक है, इस एक्ट के तहत बताया गया ये जो एक्ट है सामने में, ठीक है। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ही लोग बताइए कि 2 वर्ष की अवधि के बाद उसके जो मेंटेनेंस है, उस बच्चे के जो मेंटेनेंस के लिए क्या सब रेमेडी अवेलेबल हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा खुद से 2 साल के बाद कमाना शुरू कर देगा, मेंटेनेंस करना शुरू कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो सब बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, अंडर मुस्लिम लॉ फादर इज बाउंड टू मेंटेन हिज सन until father is bound to maintain his son until age of puberty, okay, and for daughter until her marriage, जब तक उसकी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक वो मेंटेन करेगा अपनी डॉटर को। और अगर कोई सन है तो सन एज ऑफ प्यूबर्टी जब तक अटेन नहीं करता है तब तक वो मेंटेन करेगा, ठीक है। सन को एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करने तक फादर ही उसका मेंटेनेंस करेगा, ओके। एंड डॉटर के केस में जब तक उसका मैरिज ना हो जाए तब तक फादर उसको मेंटेन करने के लिए बाध्य है। ये तो बात हो गई अब डॉटर और सन की। अब देखिए इन्फेंसी के दौरान, अगर इन्फेंसी के दौरान बच्चे अपनी माँ के संरक्षण में होते हैं, यानी अपनी माँ की कस्टडी में होते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पिता अपने बच्चे जो बच्चे इन्फेंसी में हैं उसके मेंटेनेंस के दायित्व से मुक्त है। देखिए यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि इन्फेंसी के दौरान बच्चे अपनी माँ के संरक्षण में होते हैं। किसके संरक्षण में? माँ के, यानी कि अपनी माँ के कस्टडी में वो बच्चे रहते हैं, उसके माँ के कस्टडी में रहते हैं। तो उसके माँ के कस्टडी में रहने का मतलब ये नहीं हो गया कि पिता जो है अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के दायित्व से मुक्त है, ठीक है, फ्री नहीं है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फादर का भी। इनफैक्ट ही इज बाउंड टू मेंटेन हिज चाइल्ड हु इज कैपेबल एंड बीइंग मेंटेन्ड आउट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। वह अपने बच्चे को तब तक मेंटेन करने को बाध्य है जब तक वह बच्चा खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो जाता, ओके। तो अब देखिए, अब है मेंटेनेंस फॉर चाइल्ड। अगर फादर बहुत ही ज़्यादा पुअर है, अगर फादर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक एंड पुअर है, इतना गरीब है कि वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं किसी को, ऐसा है, तो अपने बच्चे को मेंटेन करने में वो बहुत ही वीक है, नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे को मेंटेनेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी माँ पर आती है। इसके बाद माँ उसकी जिम्मेदारी लेगी उसके मेंटेनेंस का। यदि माँ भी आर्थिक रूप से, अगर माँ भी अनेबल है, माँ भी आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, माँ भी उसे मेंटेन नहीं कर सकती है, देन फादर, ठीक है, तो यह दायित्व फादर यानी दादाजी पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके जो दादा होंगे फादर वो उसको मेंटेन करेंगे, उस बच्चे को, चाइल्ड को, ठीक है। बट एक डॉटर को सेपरेट मेंटेन लेने का राइट नहीं है जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांस ना हो। देखिए क्या है कि सन और डॉटर दोनों को तो एक साथ ना मेंटेनेंस दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है सन को अलग डॉटर को अलग दिया जाएगा। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है तब उस सिचुएशन में डॉटर को सेपरेट मेंटेनेंस किया जाएगा, अदरवाइज दोनों को साथ में मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है एडल्ट चाइल्ड की। अभी तक हम लोग क्या देखे, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है। अब कोई एडल्ट चिल्ड्रेन है, ठीक है, एडल्ट है, ADULT, ठीक है, कोई एडल्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो एडल्ट चाइल्ड इज नॉट इंटाइटल टू मेंटेनेंस अनलेस दे आर इन्फॉर्म और वीक। यानी एक एडल्ट चाइल्ड जो है, एक एडल्ट चाइल्ड को मेंटेनेंस देने के लिए फादर बाध्य नहीं है, ठीक है। फादर इसके लिए बाउंड नहीं होंगे जब तक कि वह वीक या इन्फर्म ना हो, यानी अगर वो बहुत ही कमज़ोर दुर्बल है तभी उसके फादर उसको मेंटेनेंस देंगे एडल्ट में, अदरवाइज वो खुद से मेंटेन करेगा, ठीक है। और देखिए मुस्लिम लॉ के तहत एक इलेजिटिमेट चाइल्ड, देखिए मैं पहले बात की चाइल्ड की, फिर बोली एडल्ट चाइल्ड की, अब बारी आ रही है इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड लेजिटिमेट चाइल्ड की बारी, ठीक है।
तो इलेजिटिमेट चाइल्ड में देखिए, मुस्लिम लॉ के तहत एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेनेंस का राइट नहीं है, बट यदि कोई ऐसा अग्रीमेंट बना है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड के मेंटेनेंस का अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए सीआरपीसी में भी देखते हैं क्या दिया गया है। सीआरपीसी के तहत यदि फादर के पास सफिशिएंट मीन्स है, यानी पर्याप्त साधन है, तो उसे अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए कंपेल किया जा सकता है, यानी चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, डजंट मैटर। ठीक है, सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न दिया गया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए सीआरपीसी के तहत यदि फादर के पास सफिशिएंट मीन्स है, यानी पर्याप्त साधन है, तो उसे अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए कंपेल किया जा सकता है, चाहे वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, डजंट मैटर, वो उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि जहां एक डाइवोर्स्ड वाइफ खुद से जन्म दिए गए बच्चे का मेंटेनेंस करती है, वहां रीजनेबल एंड फेयर प्रोविज़न बना है कि ऐसे बच्चों के लिए डेट ऑफ बर्थ से 2 वर्ष के ड्यूरेशन तक, यानी 2 इयर्स के ड्यूरेशन तक के उस महिला के पूर्व पति द्वारा भुगतान किया जाएगा। जो पहले वाला हस्बैंड था वही उसको मेंटेनेंस देगा 2 साल तक। अगर उसका फिर से शादी हो रहा है तो अब नेक्स्ट होगा, उसके बाद उसके जो जिससे शादी होगी वो उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो बाउंड टू मेंटेन देयर पुअर पेरेंट्स इफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड एंड एबल टू मेंटेनेंस। एंड चिल्ड्रन भी अपने पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए बाध्य होता है। यदि ग्रैंड पेरेंट पुअर है तो उन्हें भी ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ भी देख लिए मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आने वाले मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड अदर्स पर फुल डिस्कशन किए। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड भी मेंटेनेंस देखे, सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न है, मुस्लिम लॉ में क्या प्रोविज़न है, सब पे फुल डिस्कशन हो गया। डिटेल में मैं अब सब कुछ डिस्कस की हूँ अभी। और यदि कोई डॉट रह गया है तो वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देख लें ताकि आपका डॉट क्लियर हो जाए। और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। ओके, थैंक यू।